रोहतक लोकसभा के अंदर आपने कदम रखे हैं और एक महापंचायत के पश्चात ये फैसला लिया गया कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आपको चुनाव लड़ाया जाए। तो उन 36 बिरादरी के भाइयों का, उस महापंचायत का मान हम रखेंगे। तो गांव वालों की, लोगों की शिकायत है कि यहाँ के सांसद गांव में आते ही नहीं, चुनाव से पहले भी नहीं आए, चुनाव जीतने के बाद भी नहीं आए और चुनाव हारने वाले भी गांव में नहीं आते। बशर्ते कि मुझे लगता है यहाँ का चुनाव तो जातिवाद के शिकार ही हुआ। नेता चुनाव के दौरान वोट मांगने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब मंत्री पद पर, जब उस गद्दी पर बैठ जाते हैं तो वो प्रोटोकॉल बीच में आता है। उस जनता को उनकी कोठी पर जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी खाली हाथ क्यों लौटते हैं? लोग इसी बात से दुखी हैं कि जिनको इन्होंने वोट दिया उस व्यक्ति को उन्होंने नहीं देखा, और वो हार हुई जीत हुई, दोनों ही प्रत्याशियों से कभी मिलने के लिए उनको बड़ी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। तो वो अपने नेता से मिलने के लिए ही बड़े प्रोटोकॉल लगे हुए हैं। फिर काम की तो बहुत बड़ी बात है, मुश्किल है काम कराने के लिए तो नेताओं के पास। 2 महीने के चुनाव में नहीं, अगले 30 साल तक हम आपके बीच रहेंगे। तो आज रोहतक लोकसभा की जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उन नेताओं में से नहीं निकलेंगे? झज्जर या कुलाणा, पाटोदा, इसके आसपास हम एक घर भी खरीद लेने जा रहे हैं। तो अगले 30 साल तक यहीं रहने की कोई व्यवस्था करेंगे। कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं इस क्षेत्र से खासकर? 8% वोट होने के बावजूद भी राजपूत समाज को पिछले 75 वर्षों में किसी भी पार्टी ने राजपूत समाज की ये औकात तक नहीं समझी। लेकिन किसी पार्टी ने इतनी औकात भी नहीं समझी कि राजपूत समाज के किसी प्रत्याशी को एक भी टिकट दें। लेकिन 98% वोट डालने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इतनी एहसान फरामोश निकली कि उसने राजपूत समाज को और भी हाशिए पे धकेल दिया। कहीं आपके चुनाव के लिए जो कदम है वो पीछे तो नहीं हट जाएंगे? हम सड़कों पे बैठ के लोगों के लिए सड़कों पे लट खाते, सड़कों को लहूलुहान करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। रोहतक लोकसभा का चुनाव जो है वो अब इस लोकसभा पर बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि राजपूत समाज की ओर से 36 बिरादरी के भाईचारे की ओर से एक महापंचायत कर उम्मीदवार की घोषणा की गई है, जिसको लेकर आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और ये लोकसभा का चुनाव का बिगुल जब से बजा है तब से चर्चाएं जहां राजनेता करते हैं वहां आज पब्लिक भी बड़ी चर्चाएं करने लगी है, और पब्लिक की जो बातें हैं वो आप लोगों के समक्ष हमने रखी। आज हमारे साथ राकेश जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इनको उम्मीदवार बनाया गया है और किस तरीके से जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी नमस्ते। जी राकेश जी, रोहतक लोकसभा आपने चुनी है। रोहतक लोकसभा के अंदर आपने कदम रखे हैं और एक महापंचायत के पश्चात ये फैसला लिया गया कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आपको चुनाव लड़ाया जाए। जी, मैं कल जो 36 बिरादरी की लोहारी गांव के पास कुलाणा चौक पे जो महापंचायत हुई, और महापंचायत में मुख्य रूप से राजपूत प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष राव नरेश सिंह चौहान जी ने अध्यक्षता की, और पूरी महापंचायत ने फैसला लेके और मेरे को चुना। मैं आपके चैनल के माध्यम से 36 बिरादरी के सभी पंच प्रमुख गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे उस पंचायत ने पंचायती उम्मीदवार के तौर पे चुना। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रमुख माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब ने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से मुझे प्रत्याशी के तौर पर नियुक्त किया। जी राकेश जी, मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये सीट जो है ना रोहतक लोकसभा पूरे देश के अंदर हॉट सीट है। बड़े ही मतलब यहाँ पर बड़े बड़े खेले होते हैं, और आज आप मैदान में आ गए हैं तो जाहिर है बड़े बड़े नेताओं की मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ेंगी। देखो, उससे हमारे को तो कोई लेना देना नहीं, किसी की मुश्किलें घटें किसी के बढ़े, लेकिन हम अपने पवित्र भाव से, भाई पंचायत तो ईश्वर का रूप होती है, भगवान का रूप होती है। तो जिस तरह से महापंचायत ने हमें प्रत्याशी के तौर पे चुना, तो उन 36 बिरादरी के भाइयों का, उस महापंचायत का मान हम रखेंगे और पवित्र भाव से पूरे संघर्ष और तन्मयता के साथ हम ये चुनाव लड़ेंगे। हम यहाँ के लोगों का, जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से हम गाँव में जा रहे हैं, तो गाँव वालों की, लोगों की शिकायत है कि यहाँ के सांसद गाँव में आते ही नहीं, चुनाव से पहले भी नहीं आए, चुनाव जीतने के बाद भी नहीं आए और चुनाव हारने वाले भी गांव में नहीं आते। तो ऐसे तो काफ़ी गांव हैं, सैकड़ों से ज़्यादा गांव हैं
कि उन्होंने अपने प्रत्याशी को कभी अपने गांव में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम मांगलिक या खुशी गमी में अपने प्रत्याशी को देखा ही नहीं। ना कभी यहाँ के प्रत्याशियों ने अपने इलाके की विकास की या कोई जायज़ मांगे उठाई। बशर्ते कि मुझे लगता है यहाँ का चुनाव तो जातिवाद के शिकार ही हुआ, इससे पहले ऐसा ही देखने को मिला। तो हमारा प्रयास ये है कि 36 बिरादरी की भाईचारे की पंचायत बुलाने का एक ये भी था कि 36 बिरादरी का भाईचारा समरसता कैसे बने, बढ़े और बरकरार रहे। जी तो हमारी पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी इसमें। देखिए, दूसरी बातों पर बाद में आएंगे। सबसे पहले आपसे यही पूछ लेता हूं कि जिस प्रकार से आज आप इस मैदान में रोहतक लोकसभा में आए हैं, लेकिन बात जनता के विश्वास की है। जनता का विश्वास वहां टूट जाता है जब नेता चुनाव के दौरान वोट मांगने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब मंत्री पद पर, जब उस गद्दी पर बैठ जाते हैं तो वो प्रोटोकॉल बीच में आता है। उस जनता को उनकी कोठी पर जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी खाली हाथ क्यों लौटते हैं? हाँ, यही देखो, यहाँ की जनता को यही मिला। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया कि हम पिछले 3-4 दिन से गाँव में हैं, तो लोग इसी बात से दुखी हैं कि जिनको इन्होंने वोट दिया उस व्यक्ति को उन्होंने नहीं देखा, और वो हार हुई जीत हुई दोनों ही प्रत्याशियों से कभी मिलने के लिए उनको बड़ी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। जिसको उन्होंने वोट डाला, जिसको अपना नेता या प्रत्याशी चुना, उनसे मिलने के लिए कई बिचौलियों की ज़रूरत पड़ती है। फिर बिचौलियों को उनको बिचौलियों की जी हजूरी गिरनी पड़ती है। फिर बिचौलिए की चाह पे है कि बिचौलिया उसको मिलाए ना मिलाए, तो वो अपने नेता से मिलने के लिए ही बड़े प्रोटोकॉल लगे हुए हैं। फिर काम की तो बहुत बड़ी बात है, मुश्किल है काम कराने के लिए तो नेताओं के पास। तो हम इस कड़ी को तोड़ना चाहते हैं कि भाई आपका नेता आधी रात के 12 बजे भी आपके बीच उपलब्ध हो, जब खुशी में नहीं तो गुमी में या किसी संकट के अवसर पर या किसी ज़रूरी नीड पे तो आपका नेता आपके बीच उपस्थित हो। तो हम अपने लोगों से ये वादा करते हैं कि हम अपने लोगों के बीच, हमारा तो पीछे का इस तरह का चरित्र रहा है कि चाहे कोई भी बिरादरी का, भाईचारे का, बिरादरी का, खुशी गमी का, जब भी अपने लोगों को ज़रूरत हुई है तो हम उनके बीच ना दिन देखते, ना रात देखते, ना गर्मी, ना सर्दी, ना बारिश, हम अपने लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारे को ऐसा ही नेता चाहिए जो बिना किसी प्रोटोकॉल या बिना किसी औपचारिकता के हमारी नीड पे हमारे साथ बिना बुलाए खड़ा हो। तो हम भरसक प्रयास करेंगे, और मैंने कल महापंचायत में लोगों से ये वादा भी किया कि इस 2 महीने के चुनाव में नहीं, अगले 30 साल तक हम आपके बीच रहेंगे। और अभी अगले 2-3 दिन में झज्जर या कुलाणा, पाटोदा, इसके आसपास हम एक घर भी खरीद लेने जा रहे हैं। तो अगले 30 साल तक यहीं रहने की कोई व्यवस्था करेंगे। जी राकेश जी, बिल्कुल यही इसी बात पर मैं आने वाला था कि आप रहने वाले बसई से हैं और वहाँ पर आप राजनेता के रूप में चुनाव मैदान में रहते हैं। तो आज रोहतक लोकसभा की जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उन नेताओं में से नहीं निकलेंगे? देखो, आप पीछे का 8-7 साल का हमारा कैरियर देखेंगे। जी, वो चर्चाएं मैंने महेंद्रगढ़ साइड में सुनी है कि आप, हाँ, मैंने लोगों से, जैसे वहाँ के लोगों से हमारा मिलाप तो है ही, तो उन्होंने आपकी बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की है। तो वो जो विश्वास है यहाँ की जनता का कैसे जीत पाएंगे? देखिए, आप देखेंगे पिछले 7-8 साल का कार्यकाल, हम जितने महेंद्रगढ़ विधानसभा में समय दे रहे हैं, उतना ही समय हम प्रदेश की जनता के बीच जहाँ भी ज़रूरत होती जाते हैं। बल्कि मेरे महेंद्रगढ़ विधानसभा के लोग मुझसे शिकायत भी करते हैं कि आप महेंद्रगढ़ में रहते ही उतना ही समय महेंद्रगढ़ से बाहर भी देते हैं। लेकिन हम प्रयास करते हैं भाई, जहाँ भी लोगों को ज़रूरत होती है, समाज को ज़रूरत होती है, या जिनको आपसे उम्मीद होती है, उनके बीच पहुँचने का हर संभव भरसक प्रयास करते हैं। चाहे दिल्ली का जंतर मंतर के एक मुद्दा हुआ था, जनरल वीके सिंह को एज को लेके कांग्रेस ने जनरल वीके सिंह पे बड़े प्रहार किए थे, और उस आंदोलन को प्रोटेस्ट करने के लिए हम जंतर मंतर पे सांसद का घेराव कर रहे हुए थे। उसमें मेरे को चोटें भी आई थी, हम घायल भी हुए थे। चाहे दिल्ली में राम मंदिर में क्षत्रियों को शामिल ना करने का मुद्दा हो, उस पर भी हम प्रोटेस्ट किया था और मुकदमेबाजी हुए थे। और चाहे पद्मावती फिल्म का आंदोलन हो, उसमें भी हमने प्रदेश के अन्य अन्य जगहों पे प्रदर्शन किए थे, प्रोटेस्ट किए थे, उसमें भी हम पे मुकदमे दर्ज हुए थे। चाहे अग्निवीर का आंदोलन हो, अग्निवीर जैसी एक बहुत ही काली योजना का विरोध हमने प्रदेश के विभिन्न विभिन्न शहरों में युवाओं की मांग उठाते हुए किया। इसके लिए हमें युवाओं के बीच बैठने के दौरान चोटें भी आए, मुकदमे दर्ज हुए। चाहे वो कैथल प्रकरण हो, तो कैथल प्रकरण में हम बैठे तो पहले ही पंक्ति में जिस दिन हम सड़क पे बैठे थे,
तो सरकार ने पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाई, तो लाठी खाने वालों में हम सबसे आगे थे और अवैध रूप से हिरासत पे लिए गए, जेल में डाले गए, तो उनमें भी हम थे। तो चाहे हमारा कार्य क्षेत्र को आप देखेंगे, मैं नहीं बोल रहा, आप देखेंगे कि हमारा कार्य क्षेत्र कोई ये नहीं रहा। हरियाणा में जिस भी जगह, जिस भी समाज को, जिस भी क्षेत्र में ज़रूरत महसूस हुई या हमें लगा कि यहाँ अपनों के बीच जाके हमको बैठना चाहिए, तो हम उनके साथ या उनसे भी एक कदम आगे सड़क पे बैठते हैं जाके। जी बिल्कुल। देखिए, आंदोलनों से नेता बाहर निकल कर आते हैं क्योंकि पब्लिक जो है वो उनको सराहती है, उनको सराखों पर बिठाती है, जो उनके लिए हमेशा अगली पंक्ति में रहते हैं। मैं आपसे राकेश जी ये पूछना चाहूँगा कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं इस क्षेत्र से खासकर? देखिए, एक तो ये हमारा मुद्दा है कि पिछले 75 वर्षों से हरियाणा की राजनीति में राजपूत समाज 8% है, जो कि सरकार ने डिक्लेयर किया है। भास्कर अखबार की न्यूज़ थी और सरकार ने भी माना है कि 49% सामान्य वर्ग का वोट है, जनरल वोट है, जिसमें 8% राजपूत समाज का वोट है। 8% वोट होने के बावजूद भी राजपूत समाज को पिछले 75 वर्षों में किसी भी पार्टी ने राजपूत समाज की ये औकात तक नहीं समझी कि उसको लोकसभा का टिकट भी दिया जाए। टिकट मिलने के बाद भी काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ती हैं, प्रत्याशी को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अपना चरित्र, अपना फेस भी पब्लिक के बीच, अपना संघर्ष भी पब्लिक के बीच देना होता है, फिर वो जीत या हार में बदलेगा। लेकिन किसी पार्टी ने इतनी औकात भी नहीं समझी कि राजपूत समाज के किसी प्रत्याशी को एक भी टिकट दें। समय समय पे राजपूत समाज ने सभी पार्टियों को 90% से 95% तक वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी आई है कुछ समय से ही, उससे पहले राजपूत समाज ने कांग्रेस को भी वोट दिया। काफ़ी लंबे समय तक राजपूत समाज ने कांग्रेस को वोट डाला। उससे पहले कभी कांग्रेस को हराने के लिए राजपूत समाज ने इनेलो को भी वोट दिया। जब इनेलो ने राजपूत समाज के साथ गलत किया तो इनेलो को हराने के लिए राजपूत समाज ने कांग्रेस को वोट डाला। जब कांग्रेस ने भी राजपूत समाज के साथ गलत किया, उसके साथ उसका हिस्सा नहीं दिया, उसके साथ अन्याय किया, उसके हक मारे गए, तो राजपूत समाज ने कांग्रेस से नाराज होकर इनेलो को, इनेलो से पिट के कांग्रेस को। अब इन दोनों पार्टियों को देख लिया तो राजपूत समाज ने चुना भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और इनेलो की बत्ती गुल करने के लिए, उनकी दुकान बिल्कुल फ्यूज बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 98% वोट डाल दिया कि कांग्रेस और इनेलो पनप ही ना पाएँ। लेकिन 98% वोट डालने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इतनी एहसान फरामोश निकली कि उसने राजपूत समाज को और भी हाशिए पे धकेल दिया। जैसे कि कांग्रेस और इनेलो ने किया था, उससे भी एक कदम आगे और चली जी गई। बिल्कुल, मैं समझ गया आपका दर्द जो है वो छलक रहा है कि आपके समाज से जो इस बार टिकटें काटी गई, आपके समाज को टिकट नहीं दी गई। इसी बार नहीं, पिछले 75 में आप देखिए कि बिल्कुल अपडेट कर रहा हूं मैं आपको, पिछले 75 वर्षों में राजपूत समाज को एक बार भी लोकसभा की टिकट तक नहीं मिली। इस बार नहीं कटी, मिली ही नहीं। यहाँ तक ही नहीं, हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी हर बार जाते हैं और जातीय गणित साधने के लिए या सभी बिरादरियों को खुश करने के लिए समय समय पे पार्टियों ने अन्य बिरादरी के भाइयों को भी भेजा है। हमारा कोई ऐतराज़ नहीं, सभी बिरादरी के भाइयों को राजनीति में उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन राजपूत समाज को किसी भी पार्टी ने लोकसभा तो दूर, राज्यसभा से भी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया। जी मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि चुनाव में अभी 2 माह का, लगभग 2 माह का समय है। 25 मई को हरियाणा के अंदर छठे चरण में चुनाव होंगे, वोटिंग होगी। आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगा कि आपको उम्मीदवार बनाया गया है, महापंचायत करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे जैसे समय नज़दीक आ जाएगा तो लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों के जो विश्वास है वो आप पर बढ़ेगा, कहीं उस विश्वास को तोड़ने का काम तो नहीं किया जाएगा? क्योंकि मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो समझना कि कहीं आपके चुनाव के लिए जो कदम है वो पीछे तो नहीं हट जाएंगे? नहीं, ये तो हमारे ब्लड में नहीं है, जेनेटिक नहीं है। जी जी। हम संघर्षों से निकल के आए हैं और संघर्ष ही हमारी गाथा है। हम सड़कों पे बैठ के लोगों के लिए सड़कों पे लठ खाते, सड़कों को लहूलुहान करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे को कोई तोड़ ले, दबा दे, कोई लोभन प्रलोभन, इस तरह की तो शायद आज तक तो कोई संभव नहीं हो पाई है और आगे भी
ऐसा संभव नहीं हो देखिए पाएगा। प्रयास होते हैं। हाँ, वो सब अपने एफर्ट्स लगाते हैं। मैंने मेंदड़ विधानसभा का चुनाव लड़ा तो भी सब ने अपने अनुकूल एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन हमने कहा कि भाई हम इस तरह के जने नहीं हैं कि किसी से मैनेज हो जाएं, बिक जाएं, टूट जाएं या हो जाएं। अभी तो मेरी उम्र तो 42 साल के करीब है, तो करीब 30 साल का फ्यूचर मेरे सामने राजनीतिक भविष्य है। तो हम इस तरह से बिकने लगे, मैनेज होने लगे तो हम तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। मैं तो अपने समाज, अपने इलाके, अपने क्षेत्र, अपने लोगों, अपने प्रदेशवासियों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। बिका हुआ व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। बिका हुआ व्यक्ति अपने क्षेत्र, इलाके और अपने कस्बे का नेता या मुखिया कभी नहीं बन सकता। जी राकेश जी, आखिरी सवाल ये है, जहां महाराणा प्रताप जयंती के दिन राजपूत समाज ने 36 बिरादरी के भाईचारों को जोड़ने का काम किया था, 2 वर्ष पूर्व 9 मई का दिन था, भिवानी में वो रैली, महासम्मेलन मैंने देखा था। उसकी तरह जिस प्रकार से लोगों ने एकजुटता दिखाई थी 36 बिरादरी के भाईचारे की, क्या इस रोहतक लोकसभा के अंदर वो देखने को हमें मिलेगा? देखो, एक नेता का सबसे पहला दायित्व तो ये होता है कि वो समाज में समरसता बढ़ाए, समाज में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखे, बढ़ाने का कार्य करे, समाज के भाईचारे को बनाए रखे, बढ़ाने का कार्य करे, न कि तोड़े। ऐसा कोई भी नेता करता है या कोई नेता के अलावा उस नेता के कार्यकर्ता या उस नेता के फॉलोअर्स या उस नेता द्वारा किसी अन्य इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं छुप के, तो मैं मानूंगा वो नेता नहीं है। नेता का मतलब है सबसे पहले वो जिम्मेवार व्यक्ति बने। ये सब उसकी प्रजा, सब लोग उस नेता पे निर्भर करते हैं। यदि नेता की मानसिकता खराब है तो सामाजिक भाईचारा, सामाजिक समरसता बिगड़ जाएगी। तो हमारा पहला दायित्व तो ये है कि सारे भाईचारे को, सामाजिक समरसता को बढ़ाए रखें। देखिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कैथल प्रकरण के द्वारा हमारे गुज्जर समाज के भाइयों और राजपूत समाज के भाइयों के बीच एक विवाद, एक दरार या ऐसे कहें कि इस तरह का बीज बोया कि इनके बीच जंग छिड़ जाए, इनके बीच खूनी खेल छिड़ जाए। ऐसा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम करवाने की कोशिश की। हमारे जैसे लोग उस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करते तो शायद हरियाणा में राजकुमार सैनी या अन्य नेताओं द्वारा पूर्व में झज्जर, रोहतक या पूरे हरियाणा में घटनाएं घटी जिसमें हमारे समाज के भाइयों की जाने या जान माल का नुकसान हुआ, भाईचारे की समरसता जो बिगड़ी। कई सालों तक लोगों के दिलों में ये दर्द रहेगा, लेकिन किसी व्यक्ति, किसी नेता के शब्दों के जरिए वो भाईचारा सदियों से बसा आ रहा है। एक एक गांव में 36 बिरादरी रह रही, वो एक व्यक्ति, एक नेता के स्वार्थ और उसके शब्दों के कारण बिगड़ गया। क्या वो नेता या व्यक्ति उसकी भरपाई कर सकता है? नहीं हो सकता। दिलों में वो जहर भर गया। तो हमारा पहला दायित्व ये है कि समाज के अंदर भाईचारा बढ़ाएं, न कि कम करें। सरकार और आरएसएस ने वो फिर वही जंग, वो खूनी खेल सड़कों पे करने के लिए साजिश रची थी, लेकिन माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और हम सब भी सड़कों पे भाजपा और आरएसएस के खिलाफ सड़कों पे आए और लगभग प्रदेश के हजारों गांवों में आरएसएस, भाजपा, मनोहर लाल जी के पुतले जलाए, सरकार का विरोध हुआ, सड़कें जाम हुई, प्रोटेस्ट हुआ, मुकदमे लगे, लाठियां चली, गोलियां चली, लेकिन किसी एक भी हमारे गुज्जर भाई से क्षत्रिय समाज का झगड़ा होते हुए आपने नहीं सुना होगा। हमने पहले दिन से लेके अंतिम दिन, आज आपके चैनल तक हम करें, गुज्जर हमारे भाई हैं। गुज्जर 100 साल पहले भी हमारे भाई थे, 50 साल पहले भाई थे, 10 साल पहले भाई हैं, आज भी हमारे भाई है और आगे भी हमारे भाई रहेंगे। तो ऐसे सरकार चाहे कितने भी मंसूबे, कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन हमारे भाइयों से हमें विमुख नहीं कर सकते। जी राकेश जी या फिर जनता, छोटा सा सवाल है, शब्दों की समझ है, राकेश या फिर जनता? जनता तय करेगी। जी हाँ, जनता तय करेगी कि लोकसभा में आगे होने वाला क्या है, ये जनता के हाथ में। हम जनता के बीच जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, अपनी अपील करेंगे और सरकार या विपक्ष द्वारा आपके साथ हो रहे भेद, आपके साथ हो रहे अन्याय, आपकी उपेक्षा, इन सब का उनके पास डाटे के साथ रखेंगे, ना कि हवा हवाई। देखो, ये वो समय चला गया, नेता आते थे, झूठे वादे करते थे, नारे देते थे। आज गांव में बैठा
अंतिम व्यक्ति भी डाटे से अपडेट है। तो आपको डाटे के साथ, सच्चाई के साथ आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपके वोट लेके जो आदमी गए उन्होंने आपके साथ क्या खेला किया, जो शब्द आपने अभी बताया। जी जी धन्यवाद। बिल्कुल लास्ट में शब्द हुआ ही है, राकेश जी ने कहा कि बड़ा खेला जरूर होगा, बड़ा खेला। रोहतक लोकसभा पूरे देश में वोट शीट मानी जा रही है, और मानी जा रही है नहीं है भी, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो है छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के साथ महापंचायत के बाद मैदान में आ रहे हैं। राकेश जी से बातचीत की, इन्होंने अपने शब्दों से जनता को विश्वास दिलाने का प्रयास किया है, और आने वाला समय ही बताएगा कि किसके सर पर वो पगड़ी सजेगी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाकर उस जनता की आवाज़ बनकर अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ बनने का काम करेगी। नमस्कार।